मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। मैं प्रियंका रोएला। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस की यूनिट 2 के बारे में, जहां पे हम इसका पार्ट 3 आज कंप्लीट करेंगे और इसके बाद आपका जो ये चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मौलिक अधिकार हमने पहले डिटेल में पढ़ा दिया है, चैनल पे अपलोडेड है वो वीडियोस, आप देख सकते हैं जाके। आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, मतलब डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपके आर्टिकल अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक दिए गए हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं? 36 से 51 तक आपके जो डीपीएसपी हैं उनको दिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है जो राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। ठीक है, डीपीएसपी क्या करते हैं? सरकार को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए एक रास्ता दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं। ये तत्व एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, किस प्रकार के राज्य की स्थापना के लिए? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए ये जो तत्व हैं आपके डीपीएसपी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो सभी के लिए जीवन स्तर में सुधार लाने और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। ठीक है, डीपीएसपी क्या करते हैं? सभी व्यक्ति का जो जीवन स्तर है उसको सुधारते हैं और सामाजिक न्याय को स्थापित करते हैं, क्योंकि किसी एक व्यक्ति को ना लेकर, जबकि जो मौलिक अधिकार हैं वो व्यक्तिगत होते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए होते हैं, जबकि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो पूरे समाज को एकजुट बांध के चलते हैं। ठीक है, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। वहीं हमने देखा था हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मतलब मौलिक अधिकार हैं, वो भाग 3 में थे और अनुच्छेद 12 से 35 तक उनको दिया गया है, जबकि जो आपके डीपीएसपी हैं वो भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक उनको दिया गया है। ये तत्व अब हम जानेंगे कि डीपीएसपी के जो उद्देश्य हैं वो क्या हैं। ये तत्व राज्य को नीतियों और कानूनों को बनाने में मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि राज्य को किसी भी तरीके का अगर कानून बनाना है, कोई नीति बनानी है, उनका मार्गदर्शन करते हैं सरकार का कि कैसे वो कानून बनाया जाएगा और उस कानून को बनाने में कैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना होगी। इन्हें न्याय संगत नहीं माना जाता है, अर्थात इन्हें अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों में हमने पढ़ा था कि जो मौलिक अधिकार हैं वो न्याय संगत होते हैं, क्योंकि अगर उनका हनन होता है, उनमें कमी होती है, किसी के द्वारा उन पे हानि पहुंचाई जाती है हमारे मौलिक अधिकारों पे, तो हम उनके लिए अदालत में जा सकते हैं। लेकिन जो आपके डीपीएसपी होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, वह न्याय संगत नहीं होते। मतलब अगर उनका किसी भी प्रकार से हनन होता है या उनमें कमी होती है तो उनको लेके हम अदालत में अपील नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें राज्य की नीतियों और कानूनों में शामिल करने का प्रयास किया जाता है। ये तत्व एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आधार है जो सभी के लिए समान अवसरों और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है। ठीक है, डीपीएसपी क्या करते हैं कि सरकार को एक मार्ग दिखाते हैं जिससे वो सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर और समान सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करें। डीपीएसपी की अवधारणा आयरिश, मतलब आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। वही हमने मौलिक अधिकारों में जब देखा था तो मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब आपके जो ये डीपीएसपी हैं, इनके जो सिद्धांत है वो तीन वर्गों में उनको बांटा गया है। ठीक है, जो आपके 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी दिए गए हैं वो 3 प्रकार के सिद्धांतों से निकल के आए हैं। निर्देशक सिद्धांतों को उनके वैचारिक, मतलब विचारों के स्रोत के आधार पर और उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है 3 भागों में। तो पहले हैं आपके समाजवादी सिद्धांत, मतलब ऐसे सिद्धांत जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए जो सुविधाएं हैं लोगों को, वो समाजवादी सिद्धांत कहलाती हैं, मतलब जहाँ पर कोई भी निजी हस्तक्षेप ना हो। दूसरा आता है आपका गांधीवादी सिद्धांत, गांधी जी के विचारों से जो सिद्धांत निकल के आए, जो उनके विचार निकल के आए, उनकी प्रेरणा से जो सिद्धांत बनाए गए हैं, डीपीएसपी में जोड़े गए हैं, वो गांधीवादी सिद्धांत कहलाते हैं। फिर आते हैं उदार और बौद्धिक सिद्धांत। ठीक है, काफ़ी सारे जो विद्वान हुए जो उदार विचार की बात करते हैं, मतलब जिसमें नीचे के जो तबके के लोग हैं उनके और महिलाओं के और बच्चों के कल्याण की बात कही जाती है। तो इस प्रकार से इनको 3 भागों में बांटा गया है। अब हम इनको डिटेल में जानते हैं।
समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। तो जो आपका अनुच्छेद 38 है, अनुच्छेद 38 है, वह क्या कहता है? राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ठीक है, राज्य क्या करेगा, मतलब सरकार क्या करेगी कि चाहे सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पर न्याय को सुनिश्चित करेगी कि किसी के साथ भी गलत ना हो, और इनकम को लेके, लोगों की स्थिति को लेके कि वो उनको जो मूल सुविधाएं वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, या अवसर सबको बराबर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, इन सब चीज़ों में समानता लेके आएगी और क्या करेगी, सभी को सुरक्षित और संरक्षित करने का कार्य करेगी। अब आता है आर्टिकल 39, राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। मतलब इन सभी, ये जो नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं, इन सभी पे जो सरकार है वो कार्य करेगी और इनको सुरक्षित करने का कार्य के लिए व्यवस्था करेगी। फर्स्ट है आपका सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार। ठीक है, जो सभी नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, उनको क्या देगी, वो आजीविका के पर्याप्त साधन देगी। मतलब ये देखेगी कि सभी को कार्य मिले। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा नरेगा, आपने सुना होगा, नरेगा के अंतर्गत जो लोग होते हैं उनको 100 दिन का कार्य दिया ही जाता है, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं। भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। साथ ही साथ जो भौतिक संसाधन हैं उनको क्या करेगी, सभी के स्वामित्व में लेके आएगी और उन पर सभी का क्या होगा, नियंत्रण होगा और सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्था करेगी। भौतिक संसाधनों का मतलब यहाँ पे ये है कि भौतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं आपके, जैसे भूमि हो गई, जल हो गया, ठीक है, या किसी प्रकार की वनस्पति हो गई, ये सब आपके भौतिक संसाधनों में आते हैं। और राज्य मतलब सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि सभी व्यक्तियों का इन सभी चीज़ों पे समान अधिकार और सभी के लिए ये क्या हो, व्यवस्थित हो, सभी को इनकी प्राप्ति हो। कुछ ही व्यक्तियों के पास धन संक्रेदित होने से बचाना। साथ ही साथ सरकार क्या कार्य करती है कि किसी एक इंसान के पास, किसी एक व्यक्ति के पास जो धन है वो संचित ना हो। इसी वजह से जो लोग ज़्यादा इनकम जिनकी होती है उन पर ज़्यादा टैक्स और जिनकी इनकम कम होती है उनसे कम टैक्स लिया जाता है। पुरुष और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, जो पुरुष है और महिलाएं है, मतलब लिंग भेद ना करते हुए सरकार क्या करेगी कि अगर एक जैसा कार्य करवाया जा रहा है तो उनकी इनकम भी उसमें एक जैसी होनी चाहिए, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा। साथ ही आपका जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा भी करेगी। उनके जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाना, मोहल्ला क्लिनिक, ठीक है, ये सब क्या है, सरकार की तरफ से एक पहल है जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की जा सके। बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण ना होने देना। ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं उनको, जैसे कि हमने देखा था कि मौलिक अधिकारों में भी कि जो छोटे बच्चे हैं उनको कारखानों में नहीं लगाया जाएगा, जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जाएगा। ये भी क्या है, सरकार की तरफ से एक तरह की पहल है जिससे कि बच्चों के बचपन को बचाया जा सके। और साथ ही साथ युवाओं का शोषण ना होने देना। ठीक है, जो मतलब कि युवा लोग होते हैं वो क्या होता है, कई बार कि बाहर जाते हैं, कहीं जाते हैं तो उनका शोषण होता है, अलग अलग प्रकार से उनसे कार्य करवाए जाते हैं गलत, तो वो भी ना हो। ये सब देखना किसका काम है, सरकार का। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 41 बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना। ठीक है, तो सरकार क्या करेगी कि अगर कोई बेरोजगार है, कोई बूढ़ा हो गया है, कोई मतलब उसको किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई है या तो विकलांग हो गया है वो, ठीक है, किस तरीके से वो मतलब अनेबल है, तो उनके कार्य करने के लिए वो क्या करेगी, सुविधा करेगी, जिससे कि वो अपने मतलब कि अपने अकॉर्डिंग काम कर सके, एक तरीके से कि जितना उनके सक्षम है, जितना काम करने में वो उतना काम कर सकें। अगर उनको शिक्षा चाहिए तो शिक्षा के लिए भी वो कार्य करेगी कि अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है या वो मतलब कि बीमार है या विकलांग है, उनकी शिक्षा के लिए कार्य करेगी कि कैसे वो शिक्षा लेंगे। सार्वजनिक सहायता उन्हें प्रदान करेगी, मतलब जैसे जो बेरोजगार है लोग हैं उनको नरेगा के अंतर्गत कार्य देना, जो बूढ़े लोग हैं उनको पेंशन देना, जो बीमार लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दवाई वगैरह और डॉक्टर्स को उपलब्ध करवाना, जो विकलांग लोग हैं उनके लिए भी पेंशन का, और साथ ही साथ रिजर्वेशन का भी प्रावधान किया जाता है जिससे कि वह लोग आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगी। राज्य क्या करेगा कि
कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो उसके साथ न्याय संगत व्यवहार होना चाहिए। मतलब किसी भी व्यक्ति से आप मशीन की तरह काम नहीं करवाएंगे। अगर जो मानवीय परिस्थितियाँ हैं वो क्या कहती हैं कि कोई व्यक्ति 8 से 12 घंटे ही काम करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। इससे ज़्यादा अगर आप काम करवा रहे हैं तो वो डीपीएसपी के विरुद्ध है। लेकिन उसके लिए आप अदालत में नहीं जा सकते, सिर्फ उस विभाग में आप बात कर सकते हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो महिलाएं हैं जो मतलब मातृत्व राहत के लिए, मतलब जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या फिर, तो उनके लिए क्या करेगा, राहत के प्रावधान करे जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जच्चा बच्चा वार्ड बनाया जाता है जिससे महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जा सके, उनके हर प्रकार की जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको देखा जा सके डॉक्टर्स के द्वारा। तो ये सब कार्य भी किसके हैं, सरकार के। अनुच्छेद 43 क्या कहता है कि राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि जो सरकार है वह सभी के लिए काम को सुनिश्चित करवाएगी, साथ ही साथ एक योग्य मजदूरी देगी। मतलब कम से कम इतना वेतन तो वह दे कि वह अपना जो जीवन है, मजदूर जो अपना जीवन है वो अच्छे से बिता सके और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके, साथ ही साथ उनके जीवन स्तर को अच्छा करने का भी प्रयास करेगी। 43A, ठीक है, इसको बाद में जोड़ा गया था। तो ये क्या कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। कि कोई भी अगर उद्योग लगाया जा रहा है तो उसमें किसी प्रकार से जो श्रमिकों के अधिकार है उनको सुनिश्चित करने की बात कही जा रही है सरकार के द्वारा। कि सरकार क्या करेगी, ये देखेगी कि जो उद्योगों में कामगारों का प्रबंधन है वो ठीक से किया गया है कि नहीं किया गया, उनके सभी अधिकार सुरक्षित हैं कि नहीं, उनको जो इनकम है वो ठीक से मिल रही है कि नहीं, काम ठीक से मिल रहा है कि नहीं, किसी तरीके से उनका शोषण तो नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें। फिर आता है 47। आप देख रहे होंगे ये क्रोनोलॉजी में नहीं लगे हुए हैं, 41, 42, 43 और यहाँ पे 47 आ गया। यहाँ पे वर्गीकरण के आधार पे हम पढ़ रहे हैं, इस वजह से ये जो है वो ऑर्डर्स में नहीं लगे हुए हैं नंबर अनुच्छेदों के, क्योंकि हम यहाँ पे सामाजिक जो हैं उनको अलग पढ़ रहे हैं। गांधीवादी जो आपके अनुच्छेद होंगे डीपीएसपी के अंतर्गत उनको अलग पढ़ेंगे, इसलिए थोड़े से ऊपर नीचे है। बाकी वर्गीकरण के आधार के बाद आप इनको एक बार ठीक से देख लेना पूरा और अच्छे से रिवाइज कर लेना। लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये भी किसका कार्य हो गया, सरकार का कार्य है। अब हम जानते हैं कि गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश के अंतर्गत कौन कौन से कार्य हैं जो सरकार को दिए गए हैं। अनुच्छेद 40 है, यहाँ पे राज्य ग्राम पंचायतों को शासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। ठीक है, तो लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा था उपागम वाला, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो गांधीवादी विचारधारा है वो क्या कहती है, वो स्थानीय स्वशासन की बात करती है कि जो शासन है उसको निम्नतर स्तर तक लागू किया जाए। मतलब एक छोटे से छोटे स्तर तक जो शासन है उसको लोगों के लिए मतलब कि पहुंच तक करना चाहिए उनकी, जिससे कि जो नीचे के बिल्कुल एकदम मूलभूत रूप से लोग अपनी समस्याओं को ऊपर प्रशासन तक पहुंचा पाए। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि गांव तक शासन को लागू किया जाए, पंचायतों का निर्माण किया जाए, ग्राम ब्लॉक्स का निर्माण किया जाए, जिससे कि लोग जो है अपनी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचा पाएँ। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो ग्राम पंचायतों का संगठन करेगी। और इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 43, राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगी। ठीक है, यहाँ पे कुटीर उद्योगों की बात हो रही है। आपको पता भी होगा कि दो प्रकार के आपके उद्योग होते हैं, एक होते हैं आपके कुटीर उद्योग और एक होते हैं आपके लघु उद्योग। तो जो कुटीर उद्योग होते हैं इनमें छोटे पैमाने पे जो कार्य किए जाते हैं, जैसे घरों के अंदर ही छोटा सा किसी ने अगर अपना काम शुरू कर लिया तो उसको कुटीर उद्योग के अंतर्गत रखा जाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो क्या करेगी, गाँव के क्षेत्रों में व्यक्तिगत तौर पर या सहकारी मतलब ग्रुप्स के आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगी। फिर आता है 43B, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, सहकारी समितियां मतलब ऐसी समितियां जो लोगों को फंड वगैरह मुहैया करवाएं उनके काम के लिए। स्वैच्छिक गठन मतलब लोगों के अपनी मर्जी से कुछ ग्रुप्स बनाना जिसमें वो काम करें। स्वायत्त कामकाज की बात की जा रही है, स्वतंत्रता से काम करें। लोकतांत्रिक नियंत्रण मतलब किस तरीके का उनके ऊपर दबाव ना हो। और पेशेवर प्रबंधन मतलब जो जिस काम में निपुण है उस काम को करे, उसको बढ़ावा देगा कौन, सरकार। नेक्स्ट आता है 46, राज्य समाज के कमज़ोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों मतलब SC
और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की बात हो रही है यहाँ पे, और अन्य कमज़ोर वर्ग यहाँ पे ओबीसी की बात हो रही है, के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि सरकार ऐसे कार्य करेगी जिससे कि जो ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के जो लोग हैं उनकी शिक्षा तक उनकी पहुँच हो, और साथ ही साथ उनको अच्छी नौकरियाँ भी मिले, अच्छे कार्य मिले, अपना भी वो अच्छा सेटअप वगैरह स्थापित करवाएं, इनके हितों को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। ठीक है, तो सरकार का ये भी कार्य है कि सरकार क्या करे, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कार्य करे, मतलब सभी के स्वास्थ्य के लिए कार्य करे। और इसी के लिए क्या किया जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को बनाया जाता है जिससे कि सभी को मुफ्त इलाज मुहैया करवाया जा सके। और साथ ही साथ जो नशीले पेय मतलब शराब, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, इन सब पे भी क्या करेगी, वो रोक लगाएगी। अनुच्छेद 48 गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए। ठीक है, तो 48 कहता है कि जो गाय है, बछड़े हैं या कोई भी ऐसा पशु जो दूध देता है, ठीक है, उनके वध पर रोक लगाएगी, मतलब उनको मारा नहीं जाएगा। और साथ ही साथ मवेशियों के पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए जो है सरकार कार्य करेगी। लेकिन वही है कि डीपीएसपी आपके न्याय संगत नहीं है, तो फिर इन सब चीज़ों को लेके हम किसी पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आप इन कामों को करिए ही। ठीक है, ये अपनी स्वायत्त इच्छा है कि काम किया जाए या ना किया जाए। अब नेक्स्ट आते हैं आपके उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित निर्देश क्या कहते हैं आपके, कि अनुच्छेद 44 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने की बात करता है, कि अगर भारत के राज्य क्षेत्र में जो भी नागरिक रहे हैं उनके लिए क्या हुआ, एक समान नागरिक संहिता, मतलब एनआरसी की बात यहाँ पे की जा रही है। समान नागरिक संहिता से यहाँ पे तात्पर्य यूसीसी से है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की यहाँ पे बात की जा रही है, जहाँ पर क्या किया जाता है कि सभी लोगों के लिए एक समान कानून, मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी लिंग, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय से आता हो, उसके ऊपर क्या होगा, एक समान कानून लागू होगा। अगर किसी को विवाह करना है, किसी को तलाक लेना है, किसी को बच्चा गोद लेना है, सभी के लिए एक जैसे कानून लागू होंगे, किसी के ऊपर भी किसी भी प्रकार से अलग अलग कानून फॉलो नहीं किए जाएंगे। ठीक है, चाहे वो धार्मिक तौर पे अलग अलग हों व्यक्ति, चाहे वो लिंग के आधार पे अलग हों, चाहे जाति के आधार पे अलग हो, लेकिन कानून जो है वो एक जैसा चलेगा सब में। जैसे आप देखेंगे कि उत्तराखंड जो हमारा राज्य है वहाँ पे यूसीसी लागू हो चुका है, और वहाँ पे सभी के लिए समान नागरिक संहिता को बढ़ावा देने की बात की जा रही है कि अब जो भी लोग होंगे वहाँ पे वो एक जैसा जो है सारे ट्रेडिशन और जो रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 45 सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, यहाँ पे आंगनवाड़ियों की बात हो रही है आपकी। देखा होगा आपने भी, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी केंद्र में जाते हैं, और सभी बच्चों को जो 6 वर्ष की आयु तक पूरी नहीं कर लेते हैं उनकी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल के लिए और शिक्षा प्रदान करने के लिए ये सब चीज़ें पहल जो है वो सरकार के द्वारा लाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। ठीक है, कि जो हमारा देश है वो कैसा देश है, हमारा कृषि प्रधान देश है। माना कि हमारा देश डेवलपमेंट के रास्ते पे चल रहा है, बहुत सारे उद्योगों का विकास हो रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हमारा जो देश है वो कैसा है, कृषि प्रधान है। और यहाँ पे पशुपालन को लेके कहा जा रहा है और कृषि को लेके कहा जा रहा है कि हम इसमें नई नई चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे और अपनी कृषि को और पशुपालन को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। 48 क्या कहता है, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करने की बात कहता है। अभी आपने देखा होगा रिसेंट में हैदराबाद तेलंगाना वाला जो केस चल रहा है, वहाँ पे जो जंगल है उनको काटा जा रहा है। अभी कोर्ट ने उस पर स्टे भी लगाया है, और यहाँ पे कहा भी जा रहा है कि वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए। वहाँ पे बहुत सारे जो वन्य जीव हैं, वहाँ पे रहने वाले पशु पक्षी, उनके घर उजड़ गए। ठीक है, और ऐसा ही होता है, धीरे धीरे जंगल कटते जाते हैं, वहाँ पे रोड बनते जाते हैं, और फिर जो मनुष्य की बस्तियों में जानवर आता है, तो उसमें फिर जानवर की गलती नहीं है, वो हमारी ही गलती है कि वो हमारे इलाके में नहीं आए, बल्कि हम उनके घरों में घुस गए हैं, तभी तो वो वहाँ पे है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, और देश में जितने भी वन हैं, जितने भी जंगल हैं, और उनके अंदर रहने वाले वन्य जीवन की सुरक्षा करनी चाहिए।
बट फिर वही बात आ जाती है कि ये न्याय संगत नहीं है, तो हम इनको अदालत में जाके लागू नहीं करवा सकते, सिर्फ कह सकते हैं इन कार्य को करने के लिए सरकार से। अनुच्छेद 49 राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना। ठीक है, जितनी भी हमारी मतलब आर्ट से रिलेटेड या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी हमारी इमारतें हैं या स्थान हैं, जैसे कि कुतुब मीनार हो गया, आपका इंडिया गेट हो गया, ताजमहल हो गया, या फिर और भी बहुत सारी जगह, आगरा का किला हो गया। ठीक है, तो किसी भी तौर पे जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है उनकी रक्षा करने की बात कही जाती है। अनुच्छेद 50 कहता है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना। ठीक है, कि जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका के कार्यों में क्या नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी। अनुच्छेद 51 यह घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा, कि किसी भी तौर पे अंतर्राष्ट्रीय तौर पे किसी और देश से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी को मतलब गलत नहीं कहना। ठीक है, सभी के साथ मिलजुल के आगे बढ़ना। अब आते हैं हम मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में संबंध को देखते हैं। लास्ट प्रीवियस ईयर का हमने एक क्वेश्चन देखा था जहाँ पे पूछा गया था कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या संबंध है, कैसे वो एक दूसरे के पूरक हैं, क्या उनमें अंतर है, ये सब क्वेश्चन हमने देखे थे। तो यहाँ पे उनका आंसर आपको मिल जाएगा। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के दो महत्वपूर्ण भाग हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए बुनियादी अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है, बुनियादी अधिकार है, मतलब ऐसे मूल अधिकार जिससे जो व्यक्ति है जिनके अभाव में अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, जो राज्य के खिलाफ उनकी सुरक्षा करते हैं। जो मौलिक अधिकार है वो राज्य के खिलाफ है, क्योंकि अगर इनको हानि होती है या इनमें कमी होती है तो हम न्यायालय में जाके अपील कर सकते हैं और फिर सरकार के खिलाफ जो है न्यायालय कदम उठा सकती है। जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए मार्गदर्शिका प्रदान करते हैं। ठीक है, दोनों का उद्देश्य एक न्यायपूर्ण और कल्याणकारी समाज बनाना है, लेकिन मौलिक अधिकार तुरंत लागू होते हैं। आपका अगर मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो आप तुरंत जा सकते हैं न्यायालय में। जबकि नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं, प्रगतिशील है और राज्य के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। मानो कि अगर सरकार के पास सिर्फ 100 लोगों को रोज़गार देने का साधन है और बेरोज़गार जो लोग हैं वो 500 हैं, तो वो संसाधन तो सिर्फ 100 लोगों के लिए उपलब्ध है ना सरकार के पास, तो वो उतने लोगों को ही दे पाएगी, बाकी के 400 तो रह जाएंगे। यही बात कही जा रही है। लेकिन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत क्या होता है कि अगर 500 की नीड है तो 500 ही पूरे कंप्लीट किए जाएंगे, सिर्फ 100 में संतुष्टि नहीं की जाएगी। ये संविधान के मूल तत्व हैं, जो मतलब यहाँ पे मौलिक अधिकारों की बात की जा रही है। जो मौलिक अधिकार है वह मूल तत्व है संविधान के, जो नागरिकों को राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता और अन्य बुनियादी मतलब मूल अधिकारों की गारंटी देते हैं। ये अधिकार सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं और इन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। वहीं जो आपके DPSP हैं वो राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ और कानून बनाने के लिए सुझाव देते हैं। ठीक है, सुझाव दे सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये सिद्धांत कानून द्वारा लागू नहीं हैं, लेकिन वे राज्य के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक हैं, क्योंकि ये राज्य के खिलाफ नहीं है, ये राज्य के साथ हैं। क्योंकि इन सब में वही बातें कही जाती हैं जो व्यक्ति के लिए फॉलो करना और राज्य मतलब सरकार के लिए फॉलो करना आवश्यक है। नेक्स्ट है आपके मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों एक न्यायपूर्ण और कल्याणकारी समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या कहते हैं, व्यक्तिगत तौर पे स्वतंत्रता और समानता को सुनिश्चित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि सभी को समाज में सभी सार्वजनिक चीज़ों पे पूरी तरीके से रिले मिले, मतलब नियंत्रण और स्वामित्व मिले, और साथ ही साथ इनकम वगैरह या पैसों से रिलेटेड न्याय भी उनको प्रोवाइड किया जाए। मौलिक अधिकार राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं। ठीक है, अगर सरकार मतलब राज्य कोई ऐसे कानून या बिल लेके आता है जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकारों को ऊपर रखा जाएगा सरकार की पावर से। तो इसी प्रकार से कहा जाता है कि राज्य की शक्ति को वो क्या करते हैं, सीमित करते हैं मौलिक अधिकार। जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य को सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए प्रेरित करते हैं। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को एक साथ समझा जाना चाहिए, वे एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ समन्वय में काम करते हैं। अगर हम
एग्जाम्पल देखें तो मौलिक अधिकार जैसे कि आपका एक अधिकार था भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि आप भाषण दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं किसी भी चीज़ पे, लोगों को अपनी राय व्यक्त करने और सरकार की नीतियों की आलोचना करने की अनुमति देता है मौलिक अधिकार। और नीति निर्देशक तत्व जैसे कि समान कार्य के लिए समान वेतन, राज्य को लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोनों ही काम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मौलिक अधिकार है उनको अगर नहीं फॉलो किया जाता है सरकार के द्वारा तो उनको फॉलो करवाया जाएगा। जबकि नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं कि उनको कहा तो जाता है फॉलो करने के लिए, लेकिन ज़रूरी मतलब ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों भारत में एक न्यायपूर्ण और कल्याणकारी समाज बनाने के लिए आवश्यक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के साथ समन्वय में काम करते हैं, जिससे एक ऐसा समाज बनता है जहाँ सभी नागरिकों को बुनियादी अधिकार प्राप्त हों और जहाँ सामाजिक और आर्थिक न्याय हो। ठीक है, तो जो आपके DPSP हैं वो सामाजिक आर्थिक न्याय पे बल देते हैं, और जो आपके मौलिक अधिकार हैं वे किस पे, मूल अधिकारों पे जोर देते हैं, जहाँ पे समानता और स्वतंत्रता की बात कही जाती है। तो हमारा जो ये अब चैप्टर है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1, 2 एंड 3 दो पार्टों में हमने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और थर्ड पार्ट में हमने DPSP को अच्छे से समझ लिया है। अब आप पूरी प्लेलिस्ट एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, और तीनों को एक साथ अगर थोड़ा सा तेज़ स्पीड में देख लेंगे तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और इससे आने वाले जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।